जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। और आप जी एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ 2D ज्योमेट्री। इसी के साथ हमारी ज्योमेट्री की कहानी चालू होगी मेरे भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट वी कैन से पूरे ज्योमेट्री से, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ज्योमेट्री, जिसमें 2D भी आता है, कोनिक भी आता है, 3D भी आता है। उससे यू कैन एक्सपेक्ट 15 के आसपास क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट ज्योमेट्री से। और कृपया करके सब लोग इस यूनिट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, बहुत आसान सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूं, बहुत आसान सवाल आते हैं। खास करके वो बच्चे जिनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने का डर लग रहा है, मेरे भाई ये यूनिट आपके लिए रामबाण औषधि के तौर पे काम कर सकती है, जो आपका सेक्शनल कट ऑफ बड़ी आसानी से क्लियर करवा सकती है, अगर आप कुछ मार्क्स से फंस रहे हैं तो, है ना। बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए बाबू। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 10 ईयर पीवाई क्यू डन, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री सबका खत्म हो गया क्या? फटाफट से एक बार बताएं, वोट करते हैं किन किन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के हर यूनिट का, ट्रिग्नोमेट्री में जितना कुछ भी है उसके हर यूनिट का किन किन लोगों ने 10 साल का पीवाई को लगा दिया, आइडेंटिटीज, रेशियोज, इनवर्स वगैरह वगैरह। सच बोलना, कितने लोगों ने सबके 10 साल के पीवाई को ट्राई कर लिया? डू इट फास्ट। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और सृष्टि भी है। हाइट एंड डिस्टेंस बचा, ओके 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 ओके, जस्ट टू योर लेफ्ट, ओके। कम पीवाई क्यू लेफ्ट, ओके, कोई नहीं कवर कर लेंगे। मुझे आप लोगों पे बहुत भरोसा है यार, तुम लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मुझे आप लोगों पे बहुत भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। और कृपया करके मुझे निराश मत करना यार। कल वाले टॉपिक थोड़ा सा बचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका भी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातें मानेंगे, है ना, कर लेंगे आप। चलिए 53% गुड परसेंटेज। चलिए फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, जब हम 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं, जब हम 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इतना तो सबको पता होगा कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है, एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये भी आपको पता होगा कि अगर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये भी आपको अच्छे से पता है कि अगर दोनों नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और कहीं ऐसा केस हुआ कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी बातें सबको पता है, ये सारा आपको पता है, ये सारा आपको पता है। जो बचपन में आपने 10वीं तक पढ़ी है वही चीज है, नॉन मैथ्स वाले, मैथ्स वाले, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो पहला बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है मेरे भाई, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सबको पता है कि वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा कोई पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इन दोनों को जोड़ के तो ये PQ लाइन बन रही है, इस PQ का लेंथ कितना होगा? PQ का लेंथ क्या होगा बाबू? PQ का लेंथ हो जाएगा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू क्या होगी? दिस विल गिव यू
द वैल्यू ऑफ पी क्यू, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबको बताइए, नथिंग न्यू इन दिस, है ना। दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला आप सबको पढ़ना है बाबू, वो होता है सेक्शनल फॉर्मूला। पहले सारे बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल करेंगे। वो होता है मेरे भाई सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला, अब ये सेक्शनल फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहां पे कोई एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इधर कहीं कोई एक पॉइंट आ रहा R जिसके कोऑर्डिनेट को हम x और y कंसीडर करते हैं। अब यह R जो है अगर PQ लाइन के बीच में कहीं आ रहा है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, अगर रैंडमली कहीं बीच में आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्यों? क्योंकि ये PQ के मध्य में कहीं आ रहा है ना। मान लीजिए इसको दो रेशियो m/n में बांट रहा है, ये m/n में अगर बांट रहा है, अगर इंटरनल डिवीजन का केस हो रहा है, अगर इंटरनल डिवीजन का केस हो रहा है मेरे भाई, तो वैसे केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। और अगर मैं y की बात करूंगा तो दिस विल गिव यू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अब इसी का एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, P यहां पे है, Q यहां पे है, P का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है अपने पास x2 y2, और एग्जैक्ट बीच में R आ रहा है। एग्जैक्ट अगर बीच में आ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, राइट, 1:1 का रेशियो होगा। अगर 1:1 का रेशियो हो रहा है मेरे भाई, तो इस केस में अगर इसका कोऑर्डिनेट xy है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। दिस इज वी कॉल्ड एज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट। ध्यान में रहेंगी सारी बातें, भूलेंगे नहीं आप इसको, भूलेंगे नहीं आप इसको। सेक्शनल फॉर्मूला का है जो सेकंड केस होता है बाबू, जिसको हम एक्सटर्नल डिवीजन के नाम से जाते हैं, वो एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है, वो एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है, ऊपर लिख भी देता हूं हेडिंग में। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है कि अगर PQ इस प्रकार से है, P यहां पे है, Q यहां पे है, अब R जो आ रहा है ना, इस PQ को एक्सटेंड करके आ रहा है ना। R जो है बबुआ, इस PQ को कहीं एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर हम Q को आगे तक बढ़ा देते हैं, मान लीजिए यहां तक लेकर के आते हैं, और यहां पे कोई एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, xy है। P का कोऑर्डिनेट हमें अच्छे से पता है क्या है, x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट हमें अच्छे से पता है क्या है, x2 y2। अब एक बात समझिए, अगर हम बात करें P से R तक, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q से R तक हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, वही रेशियो को बेसिकली m/n, है ना, m/n। यहां पे क्या हो जाएगा बबुआ, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। है कि नहीं, इजी। बिल्कुल इजी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट आरआर मेथड बताता हूं। पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले वो लिखवा दूंगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, बट ध्यान से सुनते जाइए, फिर सवाल करवाऊंगा, फिर सवाल भी करवाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट आरआर मेथड आप साथ के साथ लिखते जाइए, जिन पे बेस सवाल आपके पेपर में आए हैं पहले और फिर से आएंगे। आरआर मेथड, पहला, the ratio in which x-axis divides the joining of
ज्वाइनिंग ऑफ P having coordinate x1 y1 and Q having coordinate x2 y2। हिस्ट्री रिकॉर्डेड क्लास, अरे पढ़ लो ना बाबू, पहले मैथ्स तो पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लेना बाद में, पहले पढ़ लो। ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -y1 अपॉन में y2। ध्यान यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिखेगा क्या, नेगेटिव साइन सिंबलाइज एक्सटर्नल डिवीजन, एक एग्जांपल लीजिए यहां पे, मान लीजिए मेरे भाई P करके कोई एक पॉइंट है, जो है 1 -2 और Q करके कोई एक पॉइंट है 4 8। हमसे बोला जा रहा है क्या, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स, है ना, रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स, क्या हो जाएगा बाबूआ, -y1 अपॉन y2। y1 का काम कौन कर रहा है, -2, y2 का काम कौन कर रहा है, 8। इससे ये गया, कट गया, आया क्या 1:4। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है या एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, वेरी गुड नीरज, 1:4 इंटरनली, 1:4 इंटरनली। अब ये इंटरनली कैसे पता चला, अगर यहां पे नेगेटिव साइन हमारा बचा रह जाता ना बाबू, अगर वो नेगेटिव साइन बचा रह जाता तब उस परिस्थिति में हम बोलते हैं 1:4 एक्सटर्नली, लेकिन वो नेगेटिव साइन गायब हो गया है, कट गया है, देन वी आर सेइंग कि इंटरनली। ठीक है, अब यहां से आपको पहले वाली स्टेटमेंट को देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा ना कि रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड क्या हो जाएगा, द रेशियो इन विच y एक्सिस divides the joining of, the ratio in which y axis divides the joining of P having coordinate x1 y1 Q having coordinate x2 y2। क्या हो जाएगा बाबूआ, माइनस का x1 अपॉन में x2। अगेन नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तीसरा केस, द रेशियो इन विच द लाइन, अभी लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ा नहीं, बट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 divides the joining of P having coordinate x1 y1 Q having coordinate x2 y2। क्या हो जाएगा बाबूआ, अगेन कुछ वैसा ही मिलता जुलता, माइनस लगाना जरूरी है, ax1 by1 प्लस सी अपॉन में ax2 by2 अपॉन में प्लस का सी, और ये नेगेटिव साइन अगेन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन फिर से रिप्रेजेंट करेगा वही एक्सटर्नल डिवीजन को। ठीक है, सिंपल। अब सवाल इस पे किस प्रकार के इजी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये सवाल है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो दिस। अब यहां पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी चेक हो जाएगा, इंटरनली वाला भी चेक हो जाएगा, एक्सटर्नली वाला भी चेक हो जाएगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, लिखा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स which divides, distance between the points which divide the line segment joining 4 3 and 5 7 internally and externally। पहले तो हम इंटरनल डिवीजन पे बात करते हैं। रेशियो हमारे पास क्या है,
रेशियो हमारे पास है 2:3, 2:3। पॉइंट कौन कौन से हैं? 5, 7 एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? 4, 3 एंड 5, 7। 4, 3 एंड 5, 7। इधर हम लिख लेते हैं इंटरनल वाले पहले। इंटरनल डिवीजन में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ? जब हम इंटरनल डिवीजन से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने जाएंगे तो mx2 2 इंटू 5 10 प्लस nx1 3 चौक 12 अपॉन में m प्लस n यानी कि 5 12 10 22 22 अपॉन में 5। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? my2 2 7 14 प्लस 3 3 9 अपॉन में 5 9 4 13 23 अपॉन में 5। अब अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन वाली चीजें लिखेंगे, अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन वाली चीजें लिखेंगे क्या बदलेगा? साइन ही तो बदलता है बस, साइन ही तो बदलता है बस। अगर यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ? 10 में से 12 जाता -2 के बराबर होता और 2 में से 3 जाता -1 के बराबर होता, इससे ये कट जाता 2 के बराबर। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती? 14 में से 9 जाता तो 5 के बराबर होता और 2 में से 3 जाता -1 यानी कि -5 के बराबर। अब अगर ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 22/5 23/5 और कोई एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 2 and -5। हमें PQ की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? PQ की वैल्यू चाहिए। PQ की वैल्यू चाहिए। अब PQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलेगा? रूट अंडर x1 x2 किसी को भी मानिए, मान लीजिए आपने लिख लिया 22/5 -2 का होल स्क्वायर 23/5 माइनस माइनस प्लस का 5 होल स्क्वायर ये होता ना 5 दूनी 10 22 में से 10 जाएगा तो 12/5 का होल स्क्वायर 55 से 25 3 28 48 48/5 का होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर ठीक है। अब ये तो पता है कि दोनों जगह 5 का स्क्वायर है तो बाहर हम सीधे 5 को निकाल सकते हैं। अगले पेज पे कैलकुलेट अगर कर लें तो बाहर में हम 1/5 लिख सकते हैं और रूट के अंदर लिख देते हैं 12 का स्क्वायर प्लस में अपना ये हो जाएगा कितना था इधर 48 का स्क्वायर राइट। अगर बाबू हम पूरे में से 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? दिस इज 1/5 रूट अंडर 12 के स्क्वायर 144 प्लस 48 का स्क्वायर अगर निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 50 - 2 50 + 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते क्या? नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, ये अलग ही लगा दिया था मैंने। 48 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा? 2304 लिख दो यहां पे 2304 पूरे से अगर आप 144 अगर बाहर निकालोगे तो 144 यहां पे 1 आएगा और ये शायद मेरे हिसाब से 16 बार में जाएगा। ये शायद 16 बार में जाएगा, हालांकि बिना स्क्वायर निकाले भी आप कर सकते थे ब्रेक करके। करेक्ट, ये 16 बार में जाएगा। 144 का जब आप रूट सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, बाहर आ गया 12/5 एंड दिस इज रूट अंडर 17 12 रूट 17 अपॉन में 5। हियर वी गो, दिस विल बी द आंसर। अगेन जरूरी नहीं कि आप स्क्वायर वहां पे सॉल्व करोगे, अगेन वहां पे जरूरी नहीं है कि स्क्वायर आप सॉल्व करोगे ही, आप कॉमन लेके भी कर सकते थे। इधर 12 कॉमन लेकर भी आप कर सकते थे। अल्फा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, पहली चीज बिल्कुल इजी।
अब ये सवाल देखिए, फटाफट से बताना जरा, द ज्वाइन दिस एंड दिस कट बाई एक्स एक्सिस इन द रेशियो, कौन से रेशियो में काटेगी, एक्सटर्नली इंटरनली पे ध्यान देना, आई एम जस्ट गिविंग यू 45 सेकंड, मार्क द आंसर, फटाफट से मार्क द आंसर। चलिए शाबाश। एक्स एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल आंसर इज माइनस वाई वन अपॉन वाई टू। वाई वन का काम कौन कर रहा है 2, वाई टू का काम कौन कर रहा है 6। अब हमने देखा कि ये आ गया माइनस का 1 अपॉन में 3, रेशियो तो नो डाउट 1:3 है, दिस इज द रेशियो, नो डाउट दिस इज द रेशियो, बट ये जो नेगेटिव साइन बचा रह गया है इसका क्या मतलब है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली 1:3 एक्सटर्नली, चार्ली विल बी दी आंसर। Good enough. If P and Q are the points this and this, then the coordinate of the point R on PQ produce such that PR is equals to 2QR. PR 2QR के बराबर है। इस सवाल का जवाब जरा देना, मैं चैट ऑफ करूंगा लेकिन इसके लिए, ठीक है, ठीक है। आई एम टर्निंग ऑफ द चैट एंड गिविंग यू कितना दूर, 90 सेकंड्स एंड मोर देन, गिव इट अ ट्राई फटाफट से। आप जो एक्सटर्नल लगाना, इंटरनल लगाना। If P and Q are the point this and this, then the coordinates of the point are on the PQ. पहले तो PQ बनाइए एक बारी। अगर हम PQ बनाएं, दिस इज P, दिस इज Q, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, PQ, दिस इज आर। P के कोऑर्डिनेट -3 एंड 4, Q के कोऑर्डिनेट 2 एंड 1, R के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं XY। अब अगर आप देखें तो लिखा हुआ है क्या कि PR अपॉन QR, PR इज इक्वल टू 2QR लिखा है ना, PR इज इक्वल टू 2QR लिखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि PR अपॉन QR की वैल्यू कितनी है, 2/1 के बराबर, मतलब रेशियो क्या हो गया 2:1 के बराबर, 2:1 के बराबर। अब अगर हम mx2 and x1 करने जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन में 2 - 1 यानी कि 1, दिस विल बी इक्वल टू 7, 7 वाला एक ही है, दिस विल बी द आंसर। y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो 2 × 1 2, 1 × 4 यहां पे हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 1, 2 में से 4 गए, ये हो जाएगा -2 के बराबर, 7 - 2 ऑब्वियसली चार्ली इज दी आंसर। पूरा सॉल्व करने का नीड भी नहीं था, केवल एक्स कोऑर्डिनेट से आंसर आ गया था। ओहो, क्या कर रहे हैं बाबू आप लोग, कौन सा नशा कर रहे हैं, इतना आसान सवाल गड़बड़ हो गया।
किसको नहीं समझ आ रहा था इंटरनल एक्सटर्नल है बाबू? किसको नहीं समझ में आ रहा था इंटरनल एक्सटर्नल है? आपको क्या दिख रहा है? देन द कोऑर्डिनेट आर, पॉइंट आर ऑन पी क्यू प्रोड्यूस्ड। पहली चीज यहां पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया कि पी क्यू को बढ़ाया गया है ना? पी क्यू को बढ़ाया गया है। जब पहले ही आपको पता चल रहा है कि प्रोड्यूस्ड दे दिया गया तो पी क्यू को बढ़ा रहे हैं। अब दूसरा सवाल यह आपके मन में आएगा कि भैया बढ़ने के लिए तो इधर भी बढ़ सकता था ना, उधर साइड क्यों बढ़ाया हुआ है? तो उसका जवाब छिपा यहां पे, पी आर जो है वो 2QR के बराबर। इसका मतलब क्या चल रहा है? इसका मतलब यह पता चल रहा है कि पी आर जो है वो QR से बड़ा है। यस और नो? पी आर इज इक्वल टू 2QR। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स PR is greater than QR. If PR is greater than QR, तो ये वाले लेंथ को तो बड़ा लेकर के चलना पड़ेगा ना यहां से यहां, है ना? PR is greater than QR। इस तरीके से पता चलता है। ठीक है, सवालों को पढ़िए, सवाल खुद बताएंगे क्या करना। लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन दिस इन द रेशियो। अब ये तो हम कर लेंगे, चलिए जरा करते हैं फटाफट से। लिखा हुआ है क्या? लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय अ लाइन। हम इसको क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन। माइनस x की जगह पे ये वैल्यू -1, y की जगह पे 1, -4 अपॉन में x की जगह पे 5, y की जगह पे 7, माइनस का 4, इससे ये गया -4, 7 5 12, 12 में से 4 गया 8, इससे ये आया 1:2। here we go। यहां पे इंटरनल एक्सटर्नल वाला सवाल नहीं पूछा, सिंपली रेशियो पूछा। वैसे अगर पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जरा बताओगे? इंटरनल डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, बताइए जरा, बताइए। इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन? ऑप्शन में तो नहीं है इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के, बस वैसे बता दीजिए आप। इंटरनल डिवीजन। क्यों बाबू? क्योंकि नेगेटिव साइन सर गायब हो गया। अगर नेगेटिव साइन जिंदा रहता तो हम बोलते कि हाँ एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। जरा ट्राइंगल के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते। एक्सटर्नल बोलने वाले विनय कुमार चट से मारेंगे, भूत उतर जाएगा तुम्हारा। एक्सटर्नली बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन खत्म हो गया ना, नशे में बैठे हो, 1000 बार बता चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल के लिए वो नेगेटिव साइन जिंदा रहना चाहिए। नेगेटिव साइन कट गया तो एक्सटर्नल कैसे आ रहा है? भांग पी के बैठे हो क्लास में आप लोग? देखिए ध्यान से, ट्राइंगल बेस कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं पहले तो। मान लीजिए P करके कोई एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q करके कोई एक कोऑर्डिनेट है x2 y2, और R करके कोई एक कोऑर्डिनेट है x3 y3। पहले तो ट्राइंगल का पहला क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको यही चेक करने आना चाहिए, पहले मेरे भाई आपको यही चेक करने आना चाहिए कि जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? क्या ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? ये भी तो हो सकते हैं कि रैंडमली 3 पॉइंट्स हैं। हर 3 पॉइंट ट्राइंगल के वर्टिसेस को थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा। तीनों को जोड़ के जरूर थोड़ी कि ट्राइंगल बन ही जाएगा, नॉट नेसेसरी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्राइटेरिया क्या होता है ध्यान रखिएगा, वो जो बचपन में आपने पढ़ा है वही क्राइटेरिया। सम ऑफ 2 sides must be greater than third side। सम ऑफ 2 sides must be greater than third side, है ना? और ये सबके लिए है, ये सबके लिए, ये नहीं कि एक जगह पास हो रहा है दूसरी जगह फेल हो रहा है। कहने को चाहिए तो ये है कि अगर आप PQ प्लस QR कर रहे हैं तो PQ प्लस QR की वैल्यू PR से बड़ी ही होनी चाहिए। अगर आप PQ प्लस PR कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू QR से बड़ी होनी ही चाहिए, है ना? अगर आप PR प्लस QR कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू PQ से बड़ी होनी ही चाहिए।
हर पॉसिबिलिटी, जितनी भी ये तीनों पॉसिबिलिटीज बन रही है, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक जगह भी फेल हो गया तो हम बोलेंगे कि अभी ये ट्राइंगल नहीं बना रहा। ठीक है, हम बोलेंगे कि ट्राइंगल नहीं बना रहा है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हुआ। दूसरा चीज, ट्राइंगल का हमसे नेचर बेस्ड सवाल पूछा जाता है। नेचर बेस्ड सवाल हमसे पूछा जा सकता है। नेचर ऑफ ट्राइंगल अगर पूछ दिया, नेचर ऑफ ट्राइंगल अगर आपसे पूछ दिया, मान लीजिए सिंपली एग्जामिनर ने बोल दिया आपको, सिंपली अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसा बोल दिया कि 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आप ये बताइए कि ये कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, है ना, ये कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ये बताइए कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स है। उस केस में अगर तीनों ही ऑल साइड्स आर इक्वल अगर आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा, नो साइड्स आर इक्वल अगर आया, नो साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या हो गया, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। टू साइड्स आर इक्वल अगर आ रहा है, टू साइड्स आर इक्वल अगर आ रहा है तो आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, सेटिस्फाइंग पाइथागोरस, फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर अब क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, अगर साइड बेस पूछ रहा है बाबू, अगर साइड बेस पूछ रहा है तो साइड बेस के लिए हम तीनों साइड्स का लेंथ निकालेंगे, उस समय पता चल जाएगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल चेक करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी साइड से पता चल जाएगा। लेकिन 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 अगर एंगल बेस्ड पूछा जाए, है ना, एंगल बेस्ड पूछा जाए, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वैसे केस के लिए आप ट्राइंगल को बना के देख लीजिएगा। मान लीजिए कभी इस प्रकार का कोई ट्राइंगल बना, आपने उनको रैंडमली कार्टेशियन प्लेन बना के देखा और कुछ इस प्रकार का फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है, वो खुद पहचान जाओगे। इसको क्या बोलेंगे आप, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट। और कुछ इस प्रकार का इससे मिलता जुलता फिगर आपके पास बनता हुआ अगर दिख जाता है तो ये क्या है, दिस इज ऑब्वियसली अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट। ये पहचान सकते हैं ना आप। अगर ये बनाने में दिक्कत हो रही है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तब फिर आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया है वो यूज करना पड़ सकता है, मैं बता रहा हूं पहले। तब उस केस में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यूज करना पड़ सकता है। सबसे लंबी वाली साइड आप निकालिएगा, पहले तो तीनों साइड निकालने पड़ेंगे, और सबसे लंबी वाली साइड के सामने वाला एंगल निकाल लीजिएगा कोसाइन यूज करके, कोसाइन फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तब उस परिस्थिति में आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में जो कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाया था वो यूज करेंगे। हालांकि इससे हो जाएगा अगर इस पे सवाल आता है तो। आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बाबू, हाफ डिटर्मिनांट के अंदर x1
माइनस x3, y1 माइनस y3, x2 माइनस x3 एंड y2 माइनस y3. दिस हाउ यू कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल अगर उनके तीनों वर्टिसेस आपको पता हो तो. ठीक है, और ये पॉइंट तो सबको पता है कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो सबको पता है ना. फिर भी अगर मन है लिखने का तो लिख लो नोट करके. एरिया कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव. तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आपको कहीं आती हुई दिख भी जाती है तो आप उसको खुद ही पॉजिटिव कर दोगे. ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी नेगेटिव अगर आती हुई दिख भी जाती है, डिटरमिनेंट तो नेगेटिव आ सकता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, लिखा हुआ क्या है कि इफ द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की. वांट टू ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, पहले ही बोल दिया, तो के की वैल्यू क्या होगी. आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं. मैं चैट ऑफ कर रहा हूं. आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड, जल्दी से कैलकुलेट करें. डू इट फास्ट. चलिए, इफ द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगेन मान लीजिए इसको हमने P कंसीडर कर लिया है, इसको हमने Q कंसीडर कर लिया, इसको हमने R कंसीडर कर लिया. ऑब्वियसली अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो PQ की जो वैल्यू होगी वो QR के बराबर होगी और वही फिर अपने PR के भी बराबर होगी. यूं भी कर सकते हैं कि जो PQ का स्क्वायर है वही QR का स्क्वायर और वही आपके PR का भी स्क्वायर है. अब अगर हम PQ का स्क्वायर निकालते हैं, 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर 0, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, जैसे PQ का स्क्वायर. QR का स्क्वायर अगर हम निकालने जाएंगे बबुआ, 2 प्लस √3 माइनस 2 अगर करेंगे तो 2 तो 2 गए, √3 का स्क्वायर कितना 3, और ये क्या हो जाए K माइनस 6 का होल स्क्वायर. K माइनस 6 का होल स्क्वायर. अब हम चला कर लेते हैं ऑप्शन से अपना काम, ज्यादा इजी रहेगा. 4 इज इक्वल टू 3 प्लस K माइनस 6 का होल स्क्वायर. यहां से अगर बाबू मैं K की जगह पे 5 पुट कर देता हूं और K की जगह पे 5 पुट कर देता हूं मान लीजिए, तो 3 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 4 के बराबर ही तो हुआ. दिस इज इक्वल टू 4 ओनली. LHS is equals to RHS. Bang on. This will be the answer. Yes or no? Very easy. तो ऑप्शंस का उपयोग करिए, जहां पे ऑप्शन से चीजें हो रही है वहां पे करिए. जैसे ये सवाल है, देयर इज द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस. चलिए बाबू गिव इट अ ट्राई. एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया. अरे जी क्या हो गया, RR मेथड की फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब उससे आपको. पता कैसे चले कौन फॉर्मूला लगाना, मेरे से आके पूछ लेना. बाबू भी पढ़ो ना, मेन बैच में पढ़ो, तुमको शक्ति का पढ़ा. रिलेशन फंक्शन कब स्टार्ट करोगे, ज्योमेट्री के बाद. निम रिकमेंड नहीं हुए थे तो आपने CDS क्यों नहीं दिया. दिया बाबू, सब एग्जाम निकाल रखा. नेगेटिव साइन हर जगह लगाना है. इंडियन प्रियांशु पागल पागल हो क्या बाबू, फॉर्मूले में आपको माइनस लगा के दे रखा है. अगर वो माइनस साइन कट गया तब इंटरनल डिवीजन, अगर वो माइनस साइन जिंदा बच गया तब एक्सटर्नल डिवीजन. कौन से नशे में है आप लोग. कल ब्रेकअप हुआ है और आज उसका 2 बार कॉल आ गया पर मैंने उठाया नहीं. सर बताइए मुझे क्या है. पढ़ाई करो यार मोहित,
रेशियो इन विच द लाइन फाइनल रिजल्ट, क्या फाइनल रिजल्ट बताया तो प्लीज प्लीज वॉच इट अगेन। चलिए, एरिया ट्रायंगल की बात हो रही है। इसको अगर हमने कर लिया x1 y1, इसको अगर हमने कर लिया x2 y2 और इसे हमने कर लिया x3 y3, एरिया क्या था? हाफ x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, -4 -4 -8, y1 माइनस y3, 1 माइनस माइनस प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, x2 माइनस x3, एक में से 4 गया -3, y2 माइनस y3, 2 माइनस माइनस प्लस का 3, कितना हो जाता बाबू? 2 और 3 5, 1/2, 8 पंजे 40, -40 प्लस 12। अब नेगेटिव आ रहा है लेकिन हमको इसको पॉजिटिव ही रखना है बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कितना हो रहा है बाबू? -40, 28 2 30 10 40, हम इसको 28 कंसीडर करें क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अपॉन में 2, इससे ये गया, एरिया इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट, जो कि ऑप्शन में है नहीं। आंसर इज नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आए तो नन ऑफ दिस मार्क भी किया जाता है। उल्लू कौन सा नशा करके बैठे हैं? जब नन ऑफ दिस आ रहा तो नन ऑफ दिस मार्क करो ना बाबू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5 इफ इट्स 2 वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, थर्ड वर्टेक्स इज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 3, थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू क्या है? अब देखिए, अब इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या, हम ऑप्शन का यूज कर लेंगे। ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे? हम सबसे पहले उन ऑप्शंस को पकड़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हम सबसे पहले उन ऑप्शंस को पकड़ेंगे, है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहला ऑप्शन, x की जगह पे अगर मैं 7/2 रखता हूं तो 7/2 प्लस 3 कितना होगा? 3 दूनी 6, 13/2, y की वैल्यू 13/2 आनी चाहिए। ये हो सकता है। इसको अगर रखें, x की जगह पे अगर मैं 8 रखूं तो 8 प्लस 3 11 होता है, लेकिन यहां 14 है, एलिमिनेटेड। अगर मैं x की जगह पे 8/3 रखता हूं, 8/3 प्लस का 3, 3 का 9, 9 8 17, ये 17/3 दे रहा, लेकिन हमें 5/3 दिया था, एलिमिनेटेड। आखिरी ऑप्शन, अगर मैं x की जगह पे आपका रखता हूं 7/3, तो 7/3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16/3, ये भी एलिमिनेटेड। दिस विल बी द आंसर। सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। इन तरीकों का उपयोग करिए बाबू। दीज आर दी हैक्स, दीज आर दी हैक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इजीली। यस और नो? ठीक है, ठीक है। सवालों को इस तरीके से करना सीखिए आप। जरूर नहीं हर जगह फॉर्मूला लगा लगा के करेंगे, लगा लगा के करेंगे। ये हैक्स, ये थॉट प्रोसेस मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं। और एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें सवालों को। एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन यही है आपसे। दिस इज व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, तो यही करिए। चलिए, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल। सबसे पहले जिस इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ना जरूरी है, इन सबसे सवाल भी पूछा जाता है।
अगर दो सेटिस्फाई करते, ध्यान से सुनिए, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अगर दो सेटिस्फाई करते, मान लीजिए कि ये और ये दोनों सेटिस्फाई करता, हम इसको x3 y3 मान लेते, हम इसको x3 y3 मान लेते। एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है ना, तो एरिया के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एरिया निकाल लेते हैं। अगर एरिया 5 यूनिट के बराबर आता तो ये आंसर, नहीं आता तो ये आंसर। है समझ में आया? है समझ में आया? अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो लो बाबू, बेसिक मेथड बता देता हूं, लेकिन आप मूर्ख, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप क्या मान लोगे कि दिस इज योर x1, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। एक कोऑर्डिनेट आप x कंसीडर करेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेट आप x+3 कंसीडर करेंगे, एंड ये अपना काम करेगा x3 y3 के तौर पे। एरिया क्या होता है बाबू? हाफ x1 माइनस x3। x1 यानी कि 2 माइनस x3 का काम कौन कर रहा है? x। y1 माइनस y3, 1 माइनस x माइनस, राइट। x2 माइनस x3, 3 माइनस x, 3 माइनस x, y2 माइनस y3, माइनस 2 माइनस x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 माइनस x, एक में से 3 जाएगा, माइनस 2 माइनस x माइनस 2, 3 माइनस x, ये हो जाता -5 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 10। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस और नो? यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? बताइए। बताइए। दिस इज द बेसिक मेथड, जो अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। दोनों में एरिया भी सेम हो। आयुष शर्मा बाबू, सॉरी टू से, बस आपके बस का नहीं है, सॉरी टू से, बस आपके बस का नहीं है। क्यों नहीं है आप खुद सोचिएगा। अगर मुझे निकल जाए, अगर आपका इंडिया निकल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आपकी हरकतों से लग रहा है आपके बस का नहीं है। बड़े आगे निकल जाए तो बकायदा मेरे को बोलना कि मास्टर तुमने चैलेंज दिया था, देखो रिटर्न निकाल के दिखा दिया तुमको, मैं खुश होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा। चलिए अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल पढ़ते हैं। सबसे पहले जिस टर्म के बारे में अपने को पढ़ना होता है मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन समझना जरूरी है। ईगो क्या होता है यार? तुम लोग पागल हो। देखो मैं, मतलब मुझे ऐसा फील होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि ईगो बहुत अच्छी चीज है। ईगो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ये बात समझना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गलत भी हो सकता है, ईगो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ईगो कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ईगो बर्बाद ही करता है, ईगो आबाद नहीं करता किसी को। सेल्फ रिस्पेक्ट आबाद करता है। जिस चीज को तुम ईगो ईगो बोलते हो ना, दैट इज नॉट ईगो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई टू टाइप्स ऑफ ईगो नहीं होता है। ईगो इज ऑलवेज नेगेटिव, ईगो इज ऑलवेज नेगेटिव। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। ईगो आपको बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। ईगो रिश्ते खराब करता है, ईगो आपको खराब करता है, ईगो जिंदगी खराब करता है। भाई कोई भी बोले, दानिश भाई भी अगर बोल रहे हैं कि ईगो अच्छी चीज है तो दानिश भाई का कॉल है, वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईगो कभी भी अच्छा नहीं होता, ईगो हमेशा नेगेटिव होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा टॉप पे रखो। चलिए बाबू, अगर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, अगर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियन क्या होता है इतना उम्मीद करूं, नहीं भी पता तो बता दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस अ ट्राइंगल, दिस अ ट्राइंगल बाबू, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। ठीक है, ठीक है। जहां पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे ना, मीडियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो ऊपर से आ रही है और नीचे वाले साइड्स को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। मीडियन का मतलब यही होता है कि अगर ये डी है तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, अगर ये ई है तो सी ई इज इक्वल टू ए ई, अगर ये एफ है तो ए एफ इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को, सेंट्रॉइड को जनरली जी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इसको जी कंसीडर करते हैं। जी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y क्या वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं बबुआ, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सेंट्रॉइड, दिस इज हाउ यू विल फाइंड सेंट्रॉइड। ठीक है। अब सेंट्रॉइड की एक और प्यारी चीज होती है, वो प्यारी चीज क्या है कि सेंट्रॉइड हमेशा ना मीडियन को एक फिक्स्ड रेशियो में बांटता है। ठीक है, सेंट्रॉइड हमेशा ही मीडियन को एक फिक्स्ड रेशियो में बांटता है। दिस इज 2:1, 2:1 एंड 2:1। ये रेशियो हमेशा ध्यान में रखिएगा, 2:1 रेशियो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस रेशियो से सवाल पूछ देता है और रेशियो देता नहीं है, वहां पर नहीं देगा रेशियो, वो आपको वो खुद फाइंड करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि अच्छा रेशियो 2:1 होता था। ये बात ध्यान में रहेगी हमेशा बाबू, भूलेंगे नहीं। मीडियन टू परपेंडिकुलर नहीं, नॉट नेसेसरी। अमन सिंह, क्या मैंने यहां पे परपेंडिकुलर का साइन लगाया बाबू, क्या मैंने यहां पे परपेंडिकुलर का कहीं साइन लगाया है, मैंने तो बोला ही नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो फिर वो ऑल्टीट्यूड बन जाता है। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन कैन बी सेम थिंग इन सर्टेन केसेस, बट नॉट इन एवरी केस, नॉट इन एवरी केस। यहां पे बस मैंने बोला कि सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट रहा है, परपेंडिकुलर है ये तो बोला ही नहीं मैंने। ठीक है, सेंट्रॉइड का एक सवाल होगा अपने पास, लेट मी फाइंड दिस सर्कम सेंटर, दिस सेंट्रॉइड। जैसे ये सवाल है बिल्कुल इजी, फाइंड द ट्रायंगल एबीसी विद द वर्टिसेस दिस एंड दिस, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या होगा ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड क्या होगा ट्रायंगल का। देखिए सबसे पहले सीधे ही आप करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 3, 2 2 4 1 5, 5/3। और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, 3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 3, 3 2 5 1 6, 6/3 यानी कि 2, 5/3 एंड 2। अरे ऑप्शन कहां है, इसको ठीक कर लो यार, 5/3 एंड 2 विल बी द आंसर। ब्रावो का मार्क कर दो ना, 5/3। अब जो बच्चे बोल रहे थे उससे भी एक सवाल करवा रहे थे। देखिए मान लीजिए ऐसा सवाल देता है आपको, मान लीजिए इस प्रकार का सवाल देता है, कि इफ ABC is a triangle, and
कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 2 3, midpoint of BC is -4 3 या -4 5 लिख लेते हैं, -4 5. Find the coordinates of centroid. Find the coordinates of centroid. बात समझ में आया? बात समझ में आया बबुआ? लिखा क्या हुआ है कि अगर कोई त्रिभुज है एबीसी, अब यहां पे आपको वो रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एबीसी करके कोई एक त्रिभुज है, लेट्स से ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट अपने को पता है कितना है 2 3 के बराबर, और बीसी का मिड पॉइंट पता है, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हमें बीसी का मिड पॉइंट पता है, वो क्या है -4 5 के बराबर. अब बबुआ एक बात बताइए, मान लीजिए दिस पॉइंट इज डी, मान लीजिए मिड पॉइंट इज डी, है ना. अगर हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो ये क्या है, दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन, और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन पे ही लाई करता है. सेंट्रोइड हमेशा मीडियन पे ही लाई करता है. मान लीजिए इधर कहीं जो है मीडियन, इधर कहीं जो है सेंट्रोइड लाई कर रहा है, जी लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई. कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें रेशियो याद ना रहे तो? अगर हमें रेशियो याद ना रहे तो क्या करेंगे? अभी तो याद है ना कि रेशियो विल बी 2:1. अब रेशियो अगर 2:1 के बराबर है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी mx2, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू 2 प्लस का 2 अपॉन में 2 + 3 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3. वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2, 2 बचे 10 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 3 -6 अपॉन में 3 यानी कि -2, 10 3 13 अपॉन में 3. सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बबुआ? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ रहा है -2 एंड 13/3. ठीक है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, इसमें सवाल पूछा जा सकता है. क्लियर है मामला? आयुष क्या कैलकुलेशन करके बैठे हो बाबू? आयुष चौधरी, अरे कुछ तो सही करो यार, इतना गलत कैसे हो सकता है? चमगादड़ बढ़े आगे बाबू. मस्त चीज है यार, ये तो पता नहीं था हमको कैसे घसेट कर अरेंज कर सकते हैं. वाह क्या बात है, नई चीज सीखी, वेरी गुड. अब जरा अगले टर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर. दूसरा जो टर्म है बाबू उसको हम बोलते हैं इन सेंटर. इन सेंटर, इन सेंटर का भी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इन सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है बाबू? इन सेंटर का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर. अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझ जाइए. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर. नीरज, हाँ बाबू. रोहित सम्राट पढ़ लो ना बाबू, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने पे ध्यान दो, है ना. हमको अच्छे से पता है कि कौन सा चीज़ कितना लेवल तक क्या देना है नहीं देना है. भरोसा रखिए, पढ़ लीजिए. भरोसा नहीं है तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए. भरोसा है तो आंख मूंद करके पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं. ना पहली बार ना हम पढ़ा रहे हैं, पहली बार ना आप पढ़ रहे हैं. एनडीए मल्टीपल टाइम्स निकाले हैं और बहुत बच्चों ने भी निकाला है पढ़ के. अब पढ़िए, जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, टाइम पास कर रहे हो.
देखिए बाबू, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये आपने हमने एक त्रिभुज देखा, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3। अच्छा, ये आप सबको याद होगा ना? ये तो बाबू मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, एक दो दिन पहले ही पढ़ाया था, है ना, कि एंगल ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल बी के सामने वाले साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल सी के सामने वाले साइड को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल बाइसेक्टर को पहले समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन यहां से जा रही है, बी से एक लाइन जा रही है सामने वाली साइड पे, ठीक है, सी से एक लाइन जा रही है सामने वाली साइड पे, और ए से एक साइड आ रही है, लाइन आ रही है नीचे वाली साइड। अब इन सारी लाइंस का खासियत यह है कि इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल्स को दो बराबर भागों में बांट रही है, हाँ कि ना? ठीक है, एंगल्स को दो बराबर भाग में बांट रही है। ये इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट रही है, और ये इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट रही है। सामने वाले साइड से इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे अपने को मतलब ही नहीं है। सामने वाली साइड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है। हमें बस पता है कि ये जो लाइंस आ रही हैं इन वर्टिसेस से, ये उन एंगल्स को दो बराबर भागों में बांट रही है, तभी ये एंगल बाइसेक्टर कहलाए, है ना, तभी ये एंगल बाइसेक्टर कहलाए। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया उसको बोला गया इन सेंटर। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट को हमने बोला एक्स वाई। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला लग सकता है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी सामने वाला साइड स्मॉल ए इंटू x1, ए x1 प्लस बी x2, बी x2, सी x3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो a y1, b y2, c y3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर आ गया सवाल तो थोड़ा लेंदी जाएगा बट डुएबल आएगा। अगर इसमें सवाल आ भी जाता है तो डुएबल आएगा, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बट हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट में पिंक कलर का लिखवाता हूं। देयर इज हाई चांस कि अगर इन सेंटर का सवाल एग्जामिनर देता, आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि इन सेंटर का सवाल अगर पूछेगा तो इसे पिंक डब्बे में से पूछेगा, इसे पिंक डब्बे में से पूछेगा। ठीक है, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल centroid and in center lies on same point। बात समझ आ गई? अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है, अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है बबुआ, तो उस केस में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। और गलती से अगर आपसे इन सेंटर मांगा जा रहा है तो वहां पे आप सेंट्रॉइड निकाल लीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा। आपको पता है कि सेंट्रॉइड निकालना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है ना। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, भरे आपसे इन सेंटर मांगा जा रहा है, आप सेंट्रॉइड निकाल के दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इन सेंटर का भी सवाल डाला था कहीं ना कहीं, रुक जाओ ढूंढने दो। This is circumcenter, center of the triangle. If a vertex of a triangle is in the midpoint of two sides of a triangle through this vertex are this and then the center of the triangle. We get back to this. When the triangle made by two vertices are this and this. We get back to this in center of the triangle. जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल हमसे क्या बोला जा रहा है?
हमसे बोला जा रहा है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस, इन सेंटर पूछा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसको हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला, इसको हमने सी बोला। बाबू अगर आप जल्दी जल्दी मन ही मन में ए बी स्क्वायर फाइंड करोगे तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बाहर आया कितना 4। अगर आप मन ही मन में जल्दी जल्दी बी सी स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर आप जल्दी जल्दी मन ही मन में ए सी स्क्वायर फाइंड करोगे तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3 यानी कि 4। क्या पता चल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भले हमसे इन सेंटर मांगा जाए, भले हमसे इन सेंटर मांगा जाए, हम निकालेंगे क्या, हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बबुआ, 1 + 0 + 2/3 यानी कि 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, √3 + 0 + 0/3, दिस इज 1/√3, 1/√3। क्या हुआ फाइनल कोऑर्डिनेट, 1, 1/√3। डेल्टा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। मार्क करना चाहो तो 30 सेकंड में मार्क कर दो बबुआ। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। अच्छा, सेंट्रॉइड के बारे में एक चीज छूट रही थी, वो जरा पहले कवर कर लेता हूं। सेंट्रॉइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रही थी और एक यहां पे आरआर मेथड भी आपका छूट रहा था, वो पहले कवर करवाता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज दे रखा, हमारे पास ये कोई त्रिभुज दे रखा, ट्रायंगल दे रखा ए बी सी। हमें ए बी सी के वर्टिसेस नहीं पता है, ठीक है, हमें ए बी सी के वर्टिसेस नहीं पता है। हमें इतना पता है कि इन तीनों का मिड पॉइंट क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। मान लीजिए मेरे भाई कि ए बी के मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी के मिड पॉइंट को हम बोल रहे हैं x1 y1, ठीक है। BC के मिड पॉइंट को हम बोल रहे हैं x2 y2 और AC के मिड पॉइंट को हम बोल रहे हैं x3 y3। इस प्रकार से एग्जामिनर ने दिया है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ वर्टिसेस, ध्यान से सुनो चीजों को, हर चीज लिखना नहीं होता, सुनना भी होता है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ वर्टिसेस आर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स। बात समझ में आई क्या करना है। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एक्स एंड ए वाई से, बी के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एक्स एंड बी वाई से, सी के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एक्स एंड सी वाई से। एक सिंपल आरआर मेथड आपको बताता हूं, एक सिंपल आरआर मेथड आपको बताता हूं कि अगर आपको बबुआ ए एक्स फाइंड करना, रटना नहीं है, समझना है, रटोगे तो याद नहीं हो पाएगा। वैसे भी अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है, तो जहां से जो साइड्स ए एंगल को टच करते हुए आ रही हैं, जैसे ए बी और ए सी, इनके मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिएगा। आप क्या करेंगे, x1 + x3 और ए के सामने जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सिंपली माइनस कर दीजिएगा, सिंपल। अगर ए वाई का फाइंड करना है तो क्या करोगे, y1 + y3 और सामने वाला माइनस। अगर हमें बी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है
तो हम जिससे जा रहा है उन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहां लिखेंगे x1 प्लस x2 और इसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। b का y कोऑर्डिनेट अगर अपने को फाइंड करना है तो y1 प्लस y2, इसमें से y3 अपना हम कर देंगे माइनस। अगर हमें c का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर हमें c का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बबुआ, तो जहां से जा रहा है उनको जोड़िए, x2 प्लस x3, इसके सामने वाला माइनस कर दीजिए x1। अगर हमें c का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इनको जोड़ेंगे y2 प्लस y3 और इसके सामने वाला y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, सिंपली। क्या ये बात भेजे में गई? ये याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं इसको बबुआ। इसको लिखना है, ये तो लिखवे करोगे, ध्यान में रहेंगी सारी बातें, भूलोगे तो नहीं। भूल के तो टंगरिया तोड़ देंगे घरे आके, ठीक है? ठीक है, चलिए शाबाश। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। मान लीजिए कि हमने क्या करना, सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। सारे मिड पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। ये अगर ए बी सी, इसको मैं डी कंसीडर करता हूं, इसको मैं ई कंसीडर करता हूं, इसको मैं एफ कंसीडर करता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, नोट करके, नोट, सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ डी ई एफ। बात समझे? अगर एग्जामिनर ने यह सवाल दिया, अगर एग्जामिनर ने यह सवाल दिया कि if the midpoint of three sides of a triangle are this, this and this, what is the centroid of the triangle ABC? तो आप कतई भी ABC का वर्टेक्स निकाल करके सेंट्रॉइड निकालने मत जाइएगा। जो छोटा वाला ट्रायंगल बीच में बन रहा है उसी का सेंट्रॉइड निकाल दीजिए, यू विल गेट दिस सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। सेंट्रॉइड दोनों का सेम रहेगा, ठीक है? दिस द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहां पे ये जो डी एफ बन रहा है ना, 2 इंटू डी एफ जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू बी सी। ये पॉइंट पे ध्यान में रखिए, ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रहने चाहिए, भुला मत जाना बाबू। बढ़े आगे। ये सवाल देखिए, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। लिखा है क्या कि if a vertex of a triangle is 1 1 and the midpoint of two sides of a triangle, तीनों का मिड पॉइंट नहीं दिया एग्जामिनर ने, ध्यान रखिए यहां पे। If the vertex of a triangle is 1 1 and the midpoint of two sides of a triangle through this are this and this, and the centroids of the triangle, जल्दी जल्दी में बच्चे उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कर देते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है? और गलत कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो। क्या है इसमें रिपीट करने वाले बाबू? तुम लोग तो यार अलग ही चमगादड़ हो। क्या रिपीट करने वाला? मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि जो ये आप ऐसे लिख लो यार, अगर दिक्कत हो रहा है तो इस प्रकार से लिख लो कि डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 2। ऐसे लिख लो कि जो ये साइड बन रहा है, जो ये डी एफ साइड बन रहा है ना, ये बी सी का हाफ होगा। ये जो डी ई बन रहा है ना, ये ए सी का हाफ होगा। ये जो ई एफ बन रहा है ना, ये ए बी का हाफ होगा। बात समझ में आई? अब अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो जरा इस सवाल पे आते हैं। सवाल में बोला कि इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, एक वर्टेक्स दे रखा और 2 मिड पॉइंट दे रखा है। सवाल करवाऊंगा नहीं, डीआईवाई में डालूंगा, ये खुद करोगे। बोल नहीं दिया ना, ठीक है। ए अपने पास है 1 1, ए का कोऑर्डिनेट क्या है बबुआ? 1 1 है। दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसका मिड पॉइंट पता है, इसका मिड पॉइंट पता है। इसका मिड पॉइंट हमारे पास है -1 और 2,
और इसका मिड पॉइंट हमारे पास है 3 और 2। अगर इनका मिड पॉइंट पता है तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। बताओ, ये मिड पॉइंट पता है तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और जब बी और सी दोनों का आप कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो तो फिर तो क्लियर है ना, फिर तो क्लियर है ना, है ना। इसको मैं लिख रहा हूं डी आई वाई। डू इट योर सेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो, इसके बाद की चीज है, दो और जो बचे हैं, वन इज सरकम सेंटर एंड सेकेंड इज ऑर्थो सेंटर। वी विल डिस्कस दैट टुमारो। हम वो कल डिस्कस करेंगे, नॉट टुडे। ठीक है, चलिए देविया सज्जनों, आज की सभा अब यहीं पे समाप्त करेंगे। इसको ऊपर चिपका दूं, ये जादू। THANKYOU। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make it this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in form. तब तक के लिए जय हिंद।